नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट तक मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे विपक्ष की एकता की, तो कच्ची पक्की ही सही लेकिन कुछ बात बननी शुरू हुई है। तो इमारत बड़ी भव्य बनती है तो शुरुआत तो उसकी एक ईंट एक पत्थर रखकर ही तो की जाती है। तो अखिलेश के साथ मुलाकात हो गई, नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से मुलाकात हो गई, और तीन तरह की बातें कुल मिलाकर सामने आई हैं कि एक तरफ जहां पर नीतीश बंगाल गए और ममता बनर्जी से मिले, ममता ने कहा कि बीजेपी को हीरो से ज़ीरो बना देना है, जेपी की धरती से ही विपक्ष की एकता का सिलसिला शुरू हुआ था, तो बिहार में एक बैठक करनी है। लेकिन इससे ठीक पहले एक खबर आती है कि शरद पवार कहते हैं कि 2024 में महाराष्ट्र का में जो महाविकास अघाड़ी है, जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का गठबंधन है, वो रहेगा भी नहीं रहेगा ये कुछ तय नहीं है। उससे पहले एक खबर लीक होती है अखबारों में कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहीं मौजूद थे, तो राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि हमारी तरफ से बात कर लो, हमारी तरफ से बात कर लो। तो नीतीश को शायद कुछ बातचीत का टोन थोड़ा सा अखरा था, और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी कहा था कि आपके राजकुमार होंगे, ये हमारे राजकुमार नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं मेरे कहने का मतलब है कि चीज़ें बड़ी मुश्किल से एक हो पाएंगी। और ये मुलाकात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 162 सीटें आती हैं। महाराष्ट्र 162 सीटें आती हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीटें और बंगाल की 42 सीटें। आज की तारीख में 2019 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में देखा जाए तो बंगाल की 42 में से 18 बीजेपी के पास है। नीतीश अब अलग हो गए हैं गठबंधन से, बीजेपी से अलग हो गए हैं, लेकिन 2019 के संदर्भ में देखा जाए तो 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास हैं और 80 में से 62 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी यानी एनडीए के पास हैं। तो इस लिहाज से अगर नीतीश अलग होते हैं, अगर ये गठबंधन बनता है उत्तर प्रदेश में जहाँ पर कांग्रेस है और आरएलडी है, अखिलेश यादव एक साथ आते हैं और सत्यपाल मलिक की नाराज़गी भी कुछ रंग लाती है और कुछ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी साथ हो जाती है, तो मामला क्या जम सकता है। बहुत हल्की सी संभावनाएं हैं, लेकिन राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। इसके साथ साथ हम देखें कि झारखंड में 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अगर इनको भी मिला लिया जाए तो 224 सीटें होती हैं। और इन राज्यों को हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि यहाँ यूपीए का या विपक्ष का एक शानदार गठबंधन है, एक महागठबंधन। झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, वामदल है, लालू की पार्टी है, नीतीश की पार्टी है। बिहार का तो सबसे आदर्श है, जिसको तोड़ पाने में बीजेपी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर भी बीजेपी और पासवान के अलावा सारी पार्टियां, उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पार्टियां, नीतीश हुए, लालू हुए, कांग्रेस हुई, वाम मोर्चा हुआ, सब एक साथ है। तो क्या ऐसी कोई संभावना हो सकती है? पहली बात है कि चलिए ये दूर की बात है, पहले ही देखते हैं कि हुआ क्या होगा। नीतीश मिले होंगे तो क्या कांग्रेस की तरफ से नीतीश ने ममता बनर्जी कोई संदेशा भिजवाया होगा, कोई मैसेज भिजवाया होगा। यही मैसेज भिजवाया होगा कि देखिए हम नीतीश को आगे कर रहे हैं, नीतीश हमारी तरफ से एक तरह से दूत का काम कर रहे हैं, और ममता ने स्वीकारा होगा और ममता ने हो सकता है नीतीश के ज़रिए कांग्रेस को ये संदेशा भिजवाया हो कि हमें भी सहमति है, हमारी भी सहमति है नीतीश कुमार को लेकर। तो कुल मिलाकर क्या हम देख रहे हैं कि एक समन्वय समिति जैसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, जिसके चेयरमैन नीतीश कुमार हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष की एकता के लिए ये पहला बड़ा सार्थक कदम होगा, जो एक बहुत बड़ी पहल होगा। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश को और पॉलिटिकल पार्टियों का भी सहमति पत्र मिल जाएगा।
अरविंद केजरीवाल जब पिछली बार नीतीश आए थे दिल्ली और मिले थे, तब अरविंद केजरीवाल का भी रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा था। इससे पहले केसीआर से बात कर चुके नीतीश, डीएमके के स्टालिन से बात कर चुके नीतीश, तो वहाँ से भी एक तरह से सहमति ही है। वैसे भी स्टालिन को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है तमिलनाडु के बाहर राष्ट्रीय राजनीति को लेकर, क्योंकि उनका कोई प्रधानमंत्री पद की ना होड़ में शामिल हैं और ना इतने महत्वाकांक्षी हैं। तो ये सारा का सारा समर्थन नीतीश को मिलता है, तो नीतीश क्या कुछ कमाल करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात होगी कि नीतीश फिर थोड़े अधिकार भाव से बात कर पाएंगे, थोड़े उनके पास मोल भाव करने की गुंजाइश रहेगी, कुछ पॉलिटिकल बार्गेनिंग वो अपनी तरफ से कर पाएंगे, दूसरी पार्टियों की तरफ से कर पाएंगे। फिर कहीं मामला उलझेगा, कहीं थोड़ा सा मामला अटकेगा, तो नीतीश की मदद ममता कर देंगी, नीतीश की मदद शरद पवार कर देंगे, नीतीश की मदद केसीआर कर देंगे, स्टालिन कर देंगे, राहुल गांधी कर देंगे, अखिलेश यादव कर देंगे। तो कुनबा खड़ा होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुनबे में कलह इतनी है कि संभव नहीं दिखता। खैर वो कहानी अलग है। लेकिन ममता ने अब कहा कि साहब 1977 वाला जेपी वाला फॉर्मूला, लेकिन ममता को समझना होगा कि 1977 वाला इमरजेंसी से निकला हुआ था और उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना चोला उतार दिया था और एक नए चोले को धारण कर लिया था जिसका नाम जनता पार्टी था। आज की तारीख में कोई एक ऐसी पार्टी है जो अपना चोला उतारने को तैयार हो और नया चोला एक धारण करने को तैयार हो? कोई पार्टी तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं फिर 2004 हो सकता है। 2004 में क्या हुआ था, कांग्रेस ने एकला चलो रे की नीति छोड़ दी थी और यूपीए का गठन किया था, जिसमें 5-6 पार्टियां शामिल थी, जिसमें शरद पवार की पार्टी थी, केसीआर की तेलंगाना वाली पार्टी थी, टीआरएस। उस समय आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। फिर डीएमके स्टालिन, उनके पिता करुणानिधि वाली पार्टी थी। इसके अलावा 2-3 शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन वाली पार्टी थी। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर वही पार्टियां आज की तारीख में भी हैं, उनमें थोड़ा सा विस्तार और हो गया है। और तब क्या हुआ था, 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 145 और बीजेपी को 138 सीटें मिली थी, लेकिन और यूपीए को कुल मिलाकर 215 सीटें मिली थी और यूपीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। आज की तारीख में अगर ऐसी हालत रहे और बीजेपी अपना या मोदी जी पिछड़ जाएं और फिर सरकार बनाने का दावा नहीं करें और उस जीत को, उस पिछड़े को पन को जीत में ना परिवर्तित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। वो कर दिखाएंगे। तो चुनौती उस रूप में भी है, चुनौती को उस रूप में भी देखे जाने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे कि फिर शरद पवार इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, शरद पवार के पास फिलहाल अपना घर बचाने का, पार्टी टूट ना जाए उसका संकट है। अजीत पवार अपने भतीजे को भी बनाना है, उसका संकट है। बीजेपी के साथ कुछ बार्गेनिंग वाली कहानी, कुछ समझौते भी, गौतम अडानी से पुरानी दोस्ती को निभाना, ये तमाम चीज़ों से वो के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा साहब 2024 अभी दूर है, फिर जब गठबंधन बनता है तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सीटों का बंटवारा किस स्तर पर होगा, कौन कौन सी सीट पे कौन कौन लड़ेगा, ये सब बड़ी समस्याएं हैं। शरद पवार बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकल समस्याएं हैं। ये तो पार्टी के अंदर समस्याएं हो जाती हैं तो कि पार्टी में कई धड़े रहते हैं, कई खेमेबाजी रहती है, तो किस खेमे के कितने लोगों को टिकट देना है और कहाँ से टिकट देना है, या किसी जाति वाले को स्पेशल टिकट, ज़्यादा टिकट देने हैं, किसी को कम देने हैं। तो फिर जब विपक्षी पार्टियां एक साथ कई कई साल बाद एक साथ मंच पर आएंगी तो उसमें कितनी मशक्क़त होगी। ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन पहले तैयार तो हों कि हमें एक साथ आना है, तैयार तो हों कि हमें कोई सहमति बनानी है, तैयार तो हों कि हमें एक छतरी के नीचे आना है। और ये तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी तो खुलकर ललकार चुके, खुलकर चुनौती दे चुके, मैं अकेला तुम सब पर भारी, मैं अकेला सब पर भारी, ये राज्यसभा में, लोकसभा में वो कह चुके हैं। तो विपक्ष को अगर लगता है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है जनता को इस महंगाई और बेरोजगारी से दूर करना। और ऐसे में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, अपने लिए नहीं तो जनता के लिए एक होना पड़ेगा। और जनता के लिए अगर एक नहीं हुए तो जनता 2024 तो क्या, 2029 में भी माफ़ नहीं करेगी।
ये बात विपक्ष को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।